हेलो गाइस, तो जैसा कि हम लोग क्विक रिवीजन देख रहे थे अपने सीबीएसई क्लास 12th के कंप्लीट सिलेबस का। तो अब तक के सेशंस में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर्स का रिवीजन देख लिया है। क्विक रिवीजन था, कहने को क्विक रिवीजन था, बट हमने पूरा डिटेल में किया था। मतलब हम लोगों ने ट्राई किया था कि एक सिंगल टॉपिक भी वहाँ पर ना छूटे, ना मिस हो। करेक्ट है? ओके। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर्स का क्विक रिवीजन देखा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने 6 से लेकर 10 तक के चैप्टर्स का क्विक रिवीजन देखा था। अब हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग 11 से 13 तक के चैप्टर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है गाइस, क्योंकि मुझे पता है आपके बोर्ड में एक एक मिनट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये चैप्टर हम लोग 11 का क्विक रिवीजन देखते हैं। तो चैप्टर 11 में सबसे पहले तो आते हैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दो तरीके से हम लोगों को पूछी जा सकती है। जब हमारे पास एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से पासेस थ्रू है और उस लाइन की डायरेक्शन गिवन है, दैट इज उस लाइन वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर दिया हुआ है, या फिर उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज किनके प्रोपोर्शनल है वो दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट फॉर्म तो ये है, व्हेनेवर द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो वही वेक्टर इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग, और साथ के साथ हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन की बात करेंगे। वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? सपोज लाइन जिस पॉइंट से पासेस थ्रू है उस पॉइंट का क्या दिया हुआ है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है। तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी? आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम बी, वेल लैम्डा बीइंग ए पैरामीटर। और यहाँ पर आर किसको रिप्रेजेंट करता है? उस लाइन पर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, आर्बिट्री पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आती है कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, तो लाइन सपोज करो पासेस थ्रू द पॉइंट a1 x1 y1 z1 है एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू abc। तो लाइन की वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस x1 ओवर a इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। तो ये जो लाइन की इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, अब कार्टेशियन इक्वेशन में मेरे पास ये वाली लाइन की अगर कार्टेशियन इक्वेशन है तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट जो लाई करेगा, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट जो लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग दे सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट मतलब इसको इज इक्वल टू क्या कर लेंगे? लैम्डा कर देंगे, और हर एक फ्रैक्शन को लैम्डा के इक्वेट करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। राइट, तो यहाँ से इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन आर, है ना, x1 प्लस ए लैम्डा कोमा y1 प्लस बी लैम्डा कोमा z1 प्लस सी लैम्डा, वेल लैम्डा बीइंग एन एनी पैरामीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो भी लाइन है उस पर कोई भी पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये तो हम लोग उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे किससे? कार्टेशियन इक्वेशन से। राइट, अगर सपोज करो वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो वेक्टर इक्वेशन में तो मुझे पता ही है आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन रहेगी तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे पॉइंट का। राइट, और अगर कार्टेशियन इक्वेशन रहेगी उस पॉइंट के क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ से दे पाएंगे। क्लियर है ये? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास जो लाइन दी हुई है दो पॉइंट से पासेस थ्रू है, पासेस थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन में तो क्या होना चाहिए? जिन दो पॉइंट से पासेस थ्रू है उन दोनों पॉइंट्स के क्या होनी चाहिए हमारे पास? पोजीशन वेक्टर होनी चाहिए। मान लो उन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आ रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी? आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम बी माइनस ए, वे लैम्डा बीइंग ए पैरामीटर। ठीक है, जबकि कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी? सपोज लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से पासेस थ्रू है, इन दोनों पॉइंट से पासेस थ्रू है, तो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। सिंपल सी इक्वेशन है। राइट, तो ये दो फॉर्म्स हमारे पास जिनके थ्रू हम लोग लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन में भी निकाल सकते हैं और वेक्टर में भी निकाल सकते हैं। ये तो जनरल थ्योरी हो गई लाइन की। चलो आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट जो आता है रिडक्शन। नेक्स्ट आता है रिडक्शन की हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन गिवन है वो कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करना और वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है। सपोज करो लाइन की मेरे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है ये दी हुई है, लाइन की मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन ये दी हुई है, तो मुझे पता है दिस इज द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू abc। करेक्ट, अब मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन मुझे निकालनी है, तो मुझे चाहिए एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर मतलब जिससे लाइन पासेस थ्रू उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस सम स्केलर टाइम लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो चाहिए, ये चाहिए। राइट, तो यहाँ पर ये लाइन है जो कि x1 y1 z1 से पासेस थ्रू है, तो यहाँ पर a वेक्टर क्या हो जाएगा? a वेक्टर हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1 के। राइट, एंड दिस लाइन इसके जो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू abc, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज abc के प्रोपोर्शनल है, तो इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर रहेगा वो इन डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में निकल जाएगा ना। राइट, यस, तो जो पैरेलल वेक्टर रहेगा, मान लो m वेक्टर है, वो हमारे पास आ जाएगा ai प्लस bj प्लस c के, दैट्स ऑल। तो यहाँ से a और m मिल गया, तो ये यहाँ से लाइन की क्या आ गई हमारे पास? वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब रिवर्स करते हैं। सपोज करो वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर इक्वेशन गिवन है, मतलब लाइन जिस पॉइंट से पासेस थ्रू है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ से जिस पॉइंट लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे कि लाइन इस पॉइंट से पासेस थ्रू है और लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है, लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है।
ठीक है। और इस वेक्टर के हमें पता है इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ABC, दैट्स वाई जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू ABC, दैट्स वाई लाइन की जो है कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, राइट। तो ये तो बहुत ईजी है कार्टेशियन से वेक्टर में और वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना। क्लियर है गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ो। तो ये देखो यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। चलो आगे नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलो तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन वेक्टर भी हो सकती है और हमारे पास लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन भी हो सकती है। चलो मान लो मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, दो लाइन से जिनकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हमारे पास दी हुई है। मान लो पहली लाइन की इक्वेशन है आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, दूसरी लाइन है आर इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा म्यू B2, जहाँ पर लैम्डा और म्यू हमारे पास क्या पैरामीटर है। अब देखो ये R1, ये R लाइन, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। मान लो ये L1 लाइन है और ये हमारे पास L2 लाइन है, ठीक है। तो L1 और L2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो गाइस यहाँ पर L1 लाइन इज पैरेलल टू B1 वेक्टर एंड L2 लाइन इज पैरेलल टू B2 वेक्टर। तो ये क्लियर है ना, L1 एंड L2 लाइन के बीच का एंगल वही होगा जो कि B1 एंड B2 वेक्टर के बीच का होगा, बिकॉज B1 एंड B2 की ये दोनों लाइंस क्या है, रेस्पेक्टिवली पैरेलल है, राइट, करेक्ट। बस तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल वही रहेगा जो कि B1 एंड B2 के बीच का एंगल होगा। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग डॉट प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं। ये लो तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2, काम खत्म, ठीक है। अच्छा नाउ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी इफ एंड ओनली B1 एंड B2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो, करेक्ट ना। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, B1 डॉट B2 इक्वल टू 0, B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0। नाउ कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, दो लाइंस पैरेलल है, L1 और L2 पैरेलल होगी इफ एंड ओनली इफ B1 एंड B2 पैरेलल, वेक्टर्स पैरेलल हो, दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे प्रोवाइडेड वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ये लो ये कंडीशन आ गई, खत्म, ठीक है। अच्छा तो ये तो हमारे पास लाइंस के बीच का हम लोगों ने एंगल दिया जब हमारे पास दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या हो, वेक्टर में हो। अब दोनों लाइन की इक्वेशन अगर कार्टेशियन में दी हुई है, सपोज करो कार्टेशियन में दी हुई है, अब कार्टेशियन में दी हुई है तो कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे और प्रीवियस फॉर्मूला लगा दोगे। बट अगर आपको उससे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इससे कर लो, ठीक है। सपोज करो मेरे पास दो लाइन है L1 और L2, उन दोनों की कार्टेशियन इक्वेशन क्या दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे ये पता है L1 लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू A1 B1 C2, A1 B1 C1 एंड L2 लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू A2 B2 C2, राइट। तो गाइज मेरे पास इस लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज A1 B1 C1 के प्रोपोर्शनल है, तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर निकाल सकती हूँ ना, यस यस करेक्ट। तो सपोज करो M1 वेक्टर है, वेक्टर पैरेलल टू लाइन फर्स्ट, तो इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, A1i प्लस B1j प्लस C1 के। सिमिलरली L2 लाइन A2 B2, L2 लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू A2 B2 C2, राइट। तो L2 लाइन के अगर मुझे पैरेलल वेक्टर, L2 लाइन के अगर अलोंग वेक्टर मुझे फाइंड करना है तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शनल रेशियोज में निकाल सकती हूँ, राइट है, यस करेक्ट। तो M2 वेक्टर जो रह जाएगा वेक्टर पैरेलल टू सेकंड लाइन, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या जाएगी, ये आ जाएगा, राइट, ओके। अब M1 वेक्टर L1 लाइन के अलोंग है और M2 वेक्टर L2 लाइन के अलोंग है, तो L1 और L2 के बीच का एंगल वही रहेगा जो कि M1 और M2 वेक्टर्स के बीच का एंगल रहेगा, राइट, सेम वही। अब डॉट प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बता देंगे, ये रहेगा, ये लो काम खत्म। अब सिंस यहाँ पर M1 और M2 के हमारे पास क्या थे, पोजिशन वेक्टर्स थे, राइट। तो ये डॉट प्रोडक्ट इवेल्युएट किया तो ये आ गया, ये मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन लिया तो मुझे ये मिल गया। चलो ना यहाँ पर वही सेम कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, दोनों लाइंस मेरी परपेंडिकुलर होगी इफ एंड ओनली इफ M1 और M2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, मतलब उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा, 90 होगा मतलब डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 हो गया, राइट। तो ये लो और यहाँ से इसको इवेल्युएट किया तो ये मिल जा रहा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, तो L1 और L2 लाइन पैरेलल होगी इफ एंड ओनली इफ M1 और M2 वेक्टर्स पैरेलल हो, मतलब वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अब M1 और M2 के पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास है, इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हमें ये मिल जाएंगे, डायरेक्शनल रेशियोज का रेशियो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, खत्म कहानी, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो मेरे पास L1 और L2 लाइन है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 और L2 के लिए दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो समटाइम्स इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के क्या पूछे जाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो मान लो मेरे पास जो लाइन है, दो लाइन है, उनकी कार्टेशियन इक्वेशंस गिवन है, मैं कार्टेशियन में बता रही हूँ पहले। मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c1, ठीक है। और दूसरी लाइन है, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन है मेरे पास x माइनस x2 डिवाइडेड बाई a2, y माइनस y2 डिवाइडेड बाई b2 एंड z माइनस z2 डिवाइडेड बाई
C2 करेक्ट है। चलो ये दोनों लाइन किसी पॉइंट, मान लीजिए किसी P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहाँ से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अभी बताया था, यहाँ से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A1 लैम्डा A1 प्लस x1 कोमा लैम्डा B1 प्लस y1 कोमा लैम्डा C1 प्लस Z1। सिमिलरली यहाँ पर इस पॉइंट के, इस पर कोई भी पॉइंट रहेगा, इस पर कोई भी पॉइंट रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मान लो कि दूसरा पैरामीटर म्यू ले लिया, म्यू A2 प्लस x2 कोमा म्यू B2 प्लस y2 कोमा म्यू C2 प्लस Z2, राइट, अभी बताया था ना, यस। तो इस पर कोई भी पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स ये रहेंगे, इस पर कोई भी पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स ये रहेंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में P और Q क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दोगे, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दोगे। अब यहाँ से दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट इक्वल टू थर्ड कंपोनेंट, तो मेरे को लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन मिल जा रही है, तो किन्हीं भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लूंगी, उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगी। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन से मिली है या किन्हीं भी 2 इक्वेशन से मिली है वो रिमेनिंग इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे रही है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो मिला वो कंसिस्टेंट है, मतलब L1 और L2 लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। बट सपोज करो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू जो मिल रही है वो रिमेनिंग इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, काम खत्म, राइट, ओके। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस केस में, तो लैम्डा और म्यू की जो भी वैल्यू आएगी उसको रेस्पेक्टिव किसी भी कोऑर्डिनेट में पुट कर देना, तो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, बस खत्म कहानी। अगर सपोज करो अगर वेक्टर इक्वेशन में अगर आपके पास L1 और L2 लाइन की क्या दी हुई है, वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर इक्वेशन से ना करो, छोड़ो उसको, कार्डियन में कन्वर्ट कर लो, सेकंड्स में कार्डियन में कन्वर्ट करते हैं, कार्डियन में कन्वर्ट कर लो और इस प्रकार से कर दो, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। चलो ठीक है, मैं कार्डियन में बता रही हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मान लीजिए मेरे पास जो कोई पॉइंट है जिस P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हुए अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास L लाइन है, ये मान लीजिए मेरे पास L लाइन है, ये जो लाइन है वो मान लीजिए L लाइन है। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, मान लीजिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर L है, तो क्या पूछा गया जाता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाती है या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो भी रहता है उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं। बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे करोगे, मेथड नहीं रटना, बस रटना नहीं, समझ लेना, ठीक है। सिंस ये जो L, अच्छा इसको L मत करो, इसको L लिया है क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, चलो इसको एक काम करो, फिर लाइन को ना स्मॉल l कर देते हैं, ठीक है, लाइन को स्मॉल l कर देते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब देखो ये L पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकल जाएंगे, यस राइट, ये हो गए मेरे L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। चलो L पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। अब ये जो PL है, PL लाइन सेगमेंट जो है L लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, डायरेक्शनल रेशियोज का, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शनल रेशियोज का प्रोडक्ट करके सम करते हैं तो क्या मिलता है, आंसर 0 मिलता है। अभी प्रीवियस बताया ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अभी कंडीशन बताई थी ना, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, बस वो कंडीशन लगा दो, तो PL के डायरेक्शनल रेशियोज निकाल लेंगे, PL के डायरेक्शनल रेशियोज निकाल लेंगे, PL के डायरेक्शनल रेशियोज ये आ जाएंगे, राइट, और L लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ABC, राइट, तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम करते हो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। अभी कंडीशन बताई ना, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। चलो ये इक्वेशन आ जा रही है, इसको सॉल्व करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें पुट कर दोगे, तो आपको इस L के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जैसे ही L के कोऑर्डिनेट्स मिले, P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है ही, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस मिल जाएगी, काम खत्म, बस इतना ही सिंपल है। सपोज ये मैंने कार्डियन के लिए एक्सप्लेन किया, अगर वेक्टर में भी आती है, वेक्टर से कार्डियन में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है, सेकंड लगता है, वेक्टर से कार्डियन में कन्वर्ट कर लेना और कार्डियन के थ्रू ये इस प्रकार से हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बता सकते हैं। क्लियर है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्टेज डिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, राइट। या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है जो बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं, या फिर शॉर्टेज डिस्टेंस से पूछा जाता है, करेक्ट है। चलो अब शॉर्टेज डिस्टेंस की अगर बात आ रही है तो शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला याद रखना है वो केवल वेक्टर के लिए ही याद रखना है, यहाँ पर उल्टा करना है, यहाँ पर केवल वेक्टर के लिए ही याद रखना है, कार्डियन के लिए याद नहीं रखना है, क्योंकि कार्डियन के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए नहीं, ठीक है। चलो तो वेक्टर फॉर्म, ओके। तो सबसे पहले तो शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है, 2 ऐसी लाइन जो कि ना तो इंटरसेक्ट करती है ना ही पैरेलल होती है, वो हमारी स्क्यू लाइंस कहलाती है, मतलब जो कि हमेशा डिस्टिंक्ट प्लेन्स में लाई करेगी। स्क्यू लाइंस आर नेवर कोप्लेनर, ठीक है जी गाइस, ओके। तो मान लीजिए मेरे पास L1 और L2 दो लाइन है जो कि स्क्यू लाइन है, दोनों की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, L1 लाइन की वेक्टर इक्वेशन ये दी हुई है और L2 लाइन की मेरे पास वेक्टर इक्वेशन ये दी हुई है। तो इनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस रहेगी, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगी वो रहेगी B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई, ओके, एंड ये स्केलर प्रोडक्ट रहेगा बट डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, दैट्स व्हाई हम लोगों ने मैग्नीट्यूड मॉडुलो ले लेना है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2,
इस फॉर्मूला से, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, ये स्केलर प्रोडक्ट लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, काम खत्म। तो वेक्टर इक्वेशन आएगी तो इजीली इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल देंगे, स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस बता देंगे। अगर कार्टेशियन फॉर्म दी हुई रहेगी इसकी स्क्यू लाइंस की, राइट, तो कार्टेशियन फॉर्म को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ध्यान देना, इसको कन्वर्ट करना रहेगा, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म, और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्लियर है गाइस, ध्यान देना, यहाँ पे तो फिक्स्ड है। चलो ओके, नाउ सपोज करो मेरे पास दो लाइंस दी हुई है, वो पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस है, वेक्टर फॉर्म ही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या रहे, पैरेलल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। चलो तो ये लाइन है, तो इनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस रहेगी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, बी क्रॉस, स्क्यू लाइंस में बीच में डॉट आता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, ठीक है। और जब पैरेलल लाइन रहेगी तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, पैरेलल वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1। अभी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ, वेक्टर हुआ, तो इसका क्या लेना होगा, मैग्नीट्यूड लेना होगा, डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर है, तो इस फॉर्मूला से आप शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। बस खत्म गाइस, खत्म, बस इतना सा ही है, इतना सा ही है। देखो क्योंकि रीजन करने में मैंने तो डिटेलिंग में किया, इसलिए मेरे को 16 मिनट लग गए, 15 मिनट मान लो, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी बकवास भी करी होगी, 15 मिनट लगे। आप इसको 2x पे देखोगे तो आपको ये 7 से 8 मिनट में आपको पूरा रिविजन हो जाएगा, पूरा रिविजन हो जाएगा 7 से 8 मिनट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे हम लेते हैं एलपीपी। भाई एलपीपी भी बहुत स्कोरिंग चैप्टर है हमारा, इससे 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एलपीपी तो कभी नहीं छोड़नी, और एलपीपी बहुत सिंपल भी हमें पता है, ये हमारा स्कोरिंग है। मैं अभी बताऊंगी, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजीज बताऊंगी, जहाँ पे मैं बताऊंगी आप लोगों को किन किन टॉपिक पे फोकस करना है, कि आपके जो 35 नंबर है वो तो आपको मिलेंगे, मरे से भी मिलेंगे, मरे से भी मिलेंगे 35 नंबर तो आपको, ठीक है। चलो अभी तो फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। चलो तो 12 चैप्टर जो है हमारा वो एलपीपी का आ गया। चलो तो एलपीपी तो हमें पता ही है, यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो एलपीपी, तो यहाँ पर एक लीनियर फंक्शन हमारे पास होता है इनटू सेवरल वेरिएबल, जिसको तो अपन क्या बोलते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, जिसमें मुझे ये लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज़ करना होता है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस का यूज़ करना होता है। ये लीनियर इनइक्वालिटीज है हमारे पास, ठीक है, और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है। इनका यूज़ करते हुए मुझे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। लीनियर इनइक्वालिटीज आ गई, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आ गए। क्लियर है गाइस, इसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है इस एलपीपी को। चलो अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड है, एक ही मेथड है और कोई दूसरा मेथड हमारे पास है नहीं, तो सिंपल सा मेथड है। चलो तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ ट्रेस करते हैं, इनका रीजन ट्रेस करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का। तो लीनियर इनइक्वालिटीज का रीजन कैसे ट्रेस करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं। अब हमारे पास जैसे यहाँ पर तो मैंने ये जो एलपीपी का जो जनरल फॉर्मेट दिया है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल लिए, बट हमारा जो सिलेबस है उसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं आएंगे, हमारे पास 2 ही वेरिएबल आएंगे, n की वैल्यू 2 होगी, मतलब 2 ही वेरिएबल में हमारे पास एलपीपी पूछी जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई फर्स्ट कांस्टेंट हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी आ रही है ax प्लस by इज लेस देन इक्वल टू c, मान लो ये इनइक्वालिटी है मेरे पास, लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसको ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो रेस्पेक्टिवली हम लोग करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब इसको क्या करोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या जाएगी, ये c बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ गया, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी, सी बाई ए कोमा 0 पे कट करेगी एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी, 0 कोमा सी बाई बी पे कट करेगी। 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट मिल गया, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे, दोनों पॉइंट्स को जैसे ही मिला दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये तो या तो इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी या इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, सही बात है। उसको चेक करने के लिए कैसे करोगे आप, इस लाइन के जो भी सबसे पहले तो ओरिजिन ही देखते हैं, ठीक है, ओरिजिन ले लो, या फिर इस लाइन के इधर में या इधर में जो भी पॉइंट लाई कर रहा है कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे मैं ओरिजिन लेती हूँ, अगर ओरिजिन आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन आपने लिया, ठीक है, अगर ओरिजिन आपका अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये इनइक्वालिटी किस रीजन को कवर करेगी, इस रीजन को कवर करेगी। सपोज करो ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ये इनइक्वालिटी किस रीजन को कवर करेगी, ये इस रीजन को कवर करेगी। इंस्टेड ऑफ ओरिजिन कोई और भी पॉइंट हो सकता है, इंस्टेड ऑफ ओरिजिन कोई और भी पॉइंट हो सकता है। अगर जो भी पॉइंट आपने चूज किया, अगर वो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, एक्स और वाई के प्लेस पर वो पॉइंट रखते हो तो इस इनइक्वालिटी को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट, तो हमारा जो रीजन उस पॉइंट के उस टुवर्ड्स दैट पॉइंट आ जाएगा, राइट। अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो हमारा जो रीजन होगा उस पॉइंट के अपोजिट चला जाएगा, बस खत्म। इस प्रकार से हम इनइक्वालिटी को ट्रेस कर सकते हैं, ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। चलो अब ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में वही है,
हर एक कॉन्स्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसका ग्राफ ट्रेस कर देंगे अभी जैसे बताया उस हिसाब से, फिर फाइंड द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन कैसे फाइंड कर देंगे? फीजिबल रीजन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी इनइक्वालिटीज है सारी इनइक्वालिटीज का ग्राफ ट्रेस करेंगे, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस का देखेंगे, ठीक है। फिर ये जो भी हमारे पास मल्टीपल कर्व जो आएंगे, ठीक है, उन सब वो जिस कॉमन रीजन को कवर कर रहे हैं, है ना, मतलब ऐसे एरोज हम ट्रेस करेंगे ना, ये एरोज जो एरोज एक कॉमन रीजन में सारे एरोज की जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या मिल जाएगा, फीजिबल रीजन मिल जाएगा। अब ये फीजिबल रीजन हमारा बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे पास जो भी फीजिबल रीजन आएगा उसके केवल कॉर्नर पॉइंट्स हमें आइडेंटिफाई कर लेने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हमें आइडेंटिफाई कर लेने हैं, ठीक है। फीजिबल रीजन फाइंड कर लिया, डिटरमाइन द वर्टिसेस दैट इज कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन, राइट। फिर हमें क्या करना होता है, हर एक कॉर्नर पॉइंट पर क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी होती है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हर एक कॉर्नर पॉइंट में हमने वैल्यू निकाली, तो उनमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू को मान लो मैंने कैपिटल एम बोल दिया, सबसे छोटी वैल्यू को मैंने मान लिया स्मॉल एम बोल दिया। अब जो भी मेरा एलपीपी पूछा जाए वो वैल्यू मैं निकाल लूंगी। अब उसके बाद अगर मेरा फीजिबल रीजन बाउंडेड है, अगर मेरा फीजिबल रीजन बाउंडेड है तो ऑब्जेक्टिव अभी जो कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोगों ने वैल्यूज निकाली उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी कैपिटल एम वो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी स्मॉल एम वो मिनिमम वैल्यू जाएगी। बट अगर मेरा फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है, बट अगर मेरा फीजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, तो गाइस मुझे थोड़ा सा आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि जो कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यूज निकाली है स्मॉल एम और कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम, वो एक्चुअली रेस्पेक्टिव मैक्सिमम और मिनिमम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, राइट। तो उसके लिए क्या टेस्ट है, ठीक है, उसके लिए हमें इस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे को मैक्सिमाइज करना है मेरी एलपीपी को, मान लीजिए मुझे मेरी एलपीपी को मैक्सिमाइज करना है। मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, क्योंकि दो वेरिएबल में लेना है हमें, है ना, दो वेरिएबल में लेना है ना, बहुत बड़ा तो लेना नहीं है। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई, जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। और अभी तक कॉर्नर पॉइंट्स पे मैंने जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कैपिटल एम, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कैपिटल एम। अब मुझे देखना है कि अनबाउंडेड रीजन आ रहा है तो एक्चुअली ये जो कैपिटल एम है वो मैक्सिमम वैल्यू हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमें एक इनइक्वालिटी लेनी होगी, क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन एम, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एम, ये इनइक्वालिटी लेंगे हम। क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एम, ये इनइक्वालिटी लेंगे हम। और इस इनइक्वालिटी का रीजन बनाएंगे, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ट्रेस करेंगे, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ट्रेस करेंगे जैसे अभी बताया था। फिर हम देखेंगे कि ये इनइक्वालिटी जिस रीजन को कवर कर रही है और जो मेरा फीजिबल रीजन है ना, तो इस इनइक्वालिटी का रीजन और फीजिबल रीजन में कुछ पॉइंट्स कॉमन है या नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तब तो ये कैपिटल एम क्या हो जाएगा, मेरा रेस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। बट अगर यहाँ से जो रीजन मिल रहा है और जो फीजिबल रीजन मेरे को मिला है, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन जो मिला है, उनमें कुछ पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, उनमें कुछ पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो ये जो एम होगा वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। आगे ही बात गाइस समझ में। इसी प्रकार से अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो जो मुझे स्मॉल एम वैल्यू मिली है तो मैं इनइक्वालिटी कंसीडर करूंगी, ये इनइक्वालिटी कंसीडर करूंगी, इसका रीजन ट्रेस करूंगी, देखूंगी ये जो रीजन है वो अनबाउंडेड फीजिबल रीजन के साथ कुछ पॉइंट्स कॉमन रख रहा है या नहीं रख रहा है। अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं रख रहा है तो ये स्मॉल एम ही हमारी रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू जाएगी, अदरवाइज ये स्मॉल एम हमारी रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। काम खत्म, बस एलपीपी इतना ही था, एलपीपी इतना ही था। और 5 नंबर आपके पक्के, 5 नंबर आपके पक्के, तो एलपीपी तो कतई नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा प्रोबेबिलिटी है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा प्रोबेबिलिटी है। चलो ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चलो तो सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उस इवेंट के फेवरेबल एलिमेंट्री आउटकम्स ले लेंगे, मतलब कि एम है मान लीजिए, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी ये है। तो इस प्रकार से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला है वही दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट लेते हैं वो 0 से 1 के बीच में रहती है, और इवेंट और उसके नेगेशन का, इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके नेगेशन नॉट ए है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम लेते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। प्रोबेबिलिटी 1 मिलती है तो इवेंट श्योर इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होता है। ये बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। चलो ठीक है आगे बढ़ो। अब ये टेबल दी हुई है मैंने, ये टेबल दी हुई है, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं तो कब दोनों इवेंट्स की बात करी जाएगी, कब दोनों में से एक इवेंट की बात करी जाएगी, कब किसी एक इवेंट की बात करी जाएगी, दूसरे इवेंट की बात बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी, राइट। तो उसके लिए ये वर्बल डिस्क्रिप्शन है। नॉट ए के लिए सिंबॉलिकली कैसे यूज करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ए और बी दोनों में से कोई एक इवेंट हो रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अगर हो रहा है तो उसके लिए नोटेशन रहेगा ए यूनियन बी, राइट, ए यूनियन बी। ए एंड बी दोनों इवेंट हो रहे हैं तो उसके लिए नोटेशन रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इवेंट हो रहा है बट बी इवेंट कतई नहीं होना चाहिए, उसके लिए नोटेशन रहेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इसके लिए नोटेशन ये रहेगा, आइदर ए और नाइदर ए नॉर बी, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा तो उसके लिए रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी, एबीसी में एटलीस्ट एक हो रहा है, एटलीस्ट जब भी एटलीस्ट आता है मतलब कि यूनियन की बात होगी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी तो उसके लिए
ये रहेगा, राइट। ऑल ऑफ ए एंड बी एंड सी, तो इसके लिए इंटरसेक्शन रहेगा, ये नोटेशन है, राइट। और मैंने आपको लोगों को बताया था कि इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला वही है जो कि सेट थ्योरी में इन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला एन 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 लगते हैं, अब प्रोबेबिलिटी में एन 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 की जगह पी 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 लगा दूँ, याद आ गया ना, बस वही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिए करती हूँ, जैसे कि मुझे पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब इसको डिवाइड कर दो आप सैम्पल स्पेस की कार्डिनलिटी से, सैम्पल स्पेस की कार्डिनलिटी से जैसे डिवाइड किया आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। खत्म कहानी, राइट। तो मैंने आप लोगों को बोला था सेट थ्योरी में इन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने की जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूलाज प्रोबेबिलिटी के लिए आ जाएंगे, एन 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 को रिप्लेस कर देना पी 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 से, खत्म कहानी। आगे याद, बस इतना ही याद रखना है। चलो आगे बढ़ो। आगे आता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो दो इवेंट्स अगर मेरे पास आ रहे हैं, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उससे एसोसिएटेड दो इवेंट्स मेरे पास है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बात कब होती है, जब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। एक इवेंट हो चुका है और फिर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। मतलब एक इवेंट गिवन है, करेक्ट है, यस। तो इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई अंडर द कंडीशन दैट द इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ हो चुका है, इसको डिनोट करेंगे इस सिंबल से। एंड इसके लिए फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसमें मैंने आपको बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताते हैं, और जब एफ इवेंट हो चुका है तो इवेंट ई के लिए जो सैम्पल स्पेस होता है वो एफ हो जाता है, राइट। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, बताया था ना ये भी, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। आप प्रोबेबिलिटी नहीं कराओ, आप इन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो, उससे भी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट है गाइस, यस। चलो आगे बढ़ो। आगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बेटा बात तब होती है जब मेरे पास जो इवेंट्स आ रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ए एंड बी बोथ अकर साइमल्टेनियसली, ए एंड बी एंड 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 आ रहा है। तो जब भी मल्टीपल इवेंट्स एक साथ अकर हो रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, मतलब इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आ रहा है, राइट है। तो ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ सैंपल स्पेस एस, देन ए इंटरसेक्शन बी डिनोट द इवेंट्स दैट बोथ ए एंड बी हैव अकर्ड, राइट। द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो डिनोटेड बाई ए बी। चलिए नोटेशन का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोवाइडेड दीज टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो सपोज करो तीन इवेंट्स हैं, उनके अकरेंस की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी तो क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेनेवर ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेनेवर ए एंड बी बोथ अकर्ड। इसी को जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। चलो आगे बढ़ो। इंडिपेंडेंट इवेंट, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं, जब किसी भी एक इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस से किसी अदर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के अकरेंस या नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तब इवेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं, करेक्ट है। चलो सपोज करो ए एंड बी अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो मुझे क्या मिलेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेनेवर बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेनेवर ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये डेफिनेशन है, राइट। अच्छा अब रिजल्ट कैसे, अब इसके थ्रू हम लोग नहीं बताते इंडिपेंडेंसी। हम इंडिपेंडेंसी अगर मुझे सपोज करो दो इवेंट्स की इंडिपेंडेंसी बतानी, तो मैं कैसे बताऊंगी, दो इवेंट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दो इवेंट्स की इंडिपेंडेंसी बताएंगे तो हम ऐसे बताएंगे, अगर ये नॉट इक्वल आ रहा है तो हमारे इवेंट्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारे इवेंट्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, अगर दो इवेंट ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट बी, नॉट ए एंड बी, नॉट ए एंड नॉट बी, ये इवेंट्स भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे ही, ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ो। आगे आती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो दोनों का ही ये जो स्टेटमेंट है वो तो सेम है कि हमारे पास कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इवन ई टू अप टू ई एन, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं,
एसोसिएटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये रहेंगे हमारे पास। हाँ, ओके। ए हमारे पास कोई भी इवेंट रहेगा, ए हमारे पास कोई भी इवेंट रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, बट उसका जो अकरेंस रहेगा, तो जो एलिमेंट्री इवेंट्स हमारे पास E1 E2 अप टू En आएंगे उनके साथ रहेगा, उस पर डिपेंडेंस रहेगा, उस पर डिपेंडेंट रहेगा, उस पर डिपेंडेंट रहेगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो गाइस क्या बताता है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो बताता है, जिसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, मान लीजिए कि मेरे को जो इवेंट ए पूछे, जो इवेंट ए है जो क्वेश्चन में है, सिंगल इवेंट होगा जो कि अलग होगा, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट तो सब एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बैग्स का सिलेक्शन है, पर्स का सिलेक्शन है, अर्न का सिलेक्शन है, कंटेनर्स का सिलेक्शन है, या कोई फैक्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सिलेक्शन है ना, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग, तो ऐसा कुछ भी रहेगा तो वो तो एलिमेंट्री इवेंट होंगे। बट उसमें से एक कुछ ऐसा इवेंट रहेगा जो कि हटके रहेगा, वो सिंगल इवेंट होगा, वो हमारा ए इवेंट कहलाएगा, वो हमारा ए इवेंट कहलाएगा, जिसका अकरेंस इन एलिमेंट्री इवेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर क्वेश्चन में इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, इस इवेंट ए की अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो बेटा हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगानी, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना रहेगा, ये तो ऑफकोर्स याद हो गया होगा। बट अगर सपोज करो मुझे किसी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी, व्हेनेवर दिस इवेंट हैज अकर्ड, मुझे किसी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी जब ये इवेंट हो चुका है, राइट, इस इवेंट के अंडर में, तो मैं बेस थ्योरम लगाऊंगी, मतलब मेरे को ये फॉर्मूला लगाना रहेगा, बस यही है। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा कि मुझे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी या फिर मुझे किसी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेनेवर ए इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो बेस थ्योरम हमें लगा देना, ये फॉर्मूला में याद रख लेना है, ठीक है। बस गाइस प्रोबेबिलिटी में इतना ही है, खत्म। तो गाइस ये हमारा कंप्लीट सिलेबस का क्विक बट डिटेल रिवीजन हो चुका है, ठीक है गाइस। चलो यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। थैंक यू सो मच।